हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इस्लाम मोहम्मद स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इस्लाम सर जीके पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम मिडाइवल इंडिया को शुरू करेंगे, ठीक है। आज से हम हिस्ट्री की क्लास को शुरू करेंगे। पहली क्लास हिस्ट्री के लेंगे मिडाइवल इंडिया। भारत में सबसे पहले कौन आया, मिडाइवल मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके। आज हम पढ़ेंगे मिडाइवल इंडिया। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है। कॉपी वॉपी लेके बैठ जाओ। जो कंटेंट मिल रहा है देखते जाओ, और मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा चैनल का। टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF भी मिल जाया करेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं मध्यकालीन भारत में हुआ क्या। देखो हुआ क्या, अगर मैं छोटा सा ओवरव्यू तुम्हें बताऊं कि जब सम्राट हर्षवर्धन 647 ईस्वी में थे, तब उनकी मृत्यु के बाद भारत जो है छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों का बट गया। उसमें छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। 7वीं से 12वीं शताब्दी में सामंतवाद के उदय के रूप में ये देखा जाता है मिडाइवल इंडिया को, ठीक है। कई इतिहासकारों ने इसे अंधकार युग की, तथाकथित अंधकार युग की संज्ञा दी। अलबरूनी जो है एक वो कहते हैं, लेखक जो अलबरूनी है दरबारी एक कवि हैं, वो कहते हैं कि इस समय के भारतीय इतने संकीर्ण, इतने छोटे विचारों के थे ना, उसके पूर्वज भी नहीं थे उसके पहले। तो इस तरीके से 300-350 वर्षों तक भारतीय राजनीति में अरबों और तुर्कों के बीच जूझती रही। मुस्लिम सत्ता की स्थापना तुर्कों को ही दिया जाता है। तो चलिए हेडिंग डालिए, लिखते हैं हम मध्यकालीन भारत, ठीक है। हेडिंग डालेंगे मध्यकालीन भारत। भारत में तुर्क आक्रमण कहाँ से शुरू हुए? भारत में तुर्क आक्रमण 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में छोटे छोटे राज्यों का या प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। 7वीं से 12वीं शताब्दी का समय भारत में सामंतवाद के उदय के रूप में देखा जाता है। इस समय काल को इतिहासकारों ने तथाकथित अंधकार युग की संज्ञा दी है। हेडिंग डालिएगा मध्यकालीन भारत। बेटा जल्दी से लिखो, ठीक है। मध्यकालीन भारत हेडिंग डालिए और जल्दी से जल्दी नोट डाउन करो, ठीक है। नोट करो इन सब चीज़ों को, या फिर बाद में वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बताया कि 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु जो हुई। सम्राट हर्षवर्धन एक बहुत ही अच्छे राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद भारत में भारत जो है छोटे छोटे प्रांतों में बढ़ गया, या ऐसा कह सकते हो, ठीक है। इसको सामंतवाद के उदय के रूप में देखा जाता है। कई इतिहासकारों ने इसे तथाकथित अंधकार युग की संज्ञा दी। अलबरूनी कहता है कि इस समय के भारतीय जितने संकीर्ण विचारों के थे, उतने इनके पूर्वजों के नहीं थे। मतलब इसका है कि उनकी सोच बहुत छोटी थी। इस समय के जितने भारतीय थे, पूर्वज उससे अच्छे और सही दिशा में जाने वाले थे। 712 ईस्वी में आक्रमण अरबों के बाद भारत में कई प्रभावकालीन प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। इस प्रकार आगामी 300 वर्षों तक भारतीय राजनीति अरबों और तुर्कों के बीच जूझती रही। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। भारत पर प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद साहब का एक उत्तराधिकारी था, उम्मैद, जिसे खलीफा कहते थे। उसका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म ताइफ में हुआ। इराक में एक जो है शहर पड़ता है ताइफ, वहाँ पे हुआ। इराक के राज्यपाल हय्याज का दामाद था, जिसकी पत्नी का नाम था जुबैदा। मोहम्मद बिन कासिम इराक का राज्यपाल था, एक हय्याज नाम का, उसकी पत्नी जुबैदा उसका नाम। इसके आक्रमण को गजबाए हिंद के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को भारत में गजबाए हिंद के नाम से जाना जाता था। ये भारत में प्रथम अरब आक्रमण माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर पहला सफल आक्रमण जो है, सिंध के राजा दाहिर सेन
दाहिर सेन जो था ब्राह्मणी वंश का था, ठीक है। सिंध के राजा दाहिर सेन के विरुद्ध किया गया था। बेटा लिखो, जल्दी से लिखते जाओ आप आराम से। हाँ, और मोहम्मद बिन कासिम ने 2 असफल अरबी आक्रमण किए, ठीक है। जब ये आक्रमण कर रहा था भारत पर तो 2 असफल भी हुए उसके आक्रमण। एक 711 में उबैदुल्ला गया था, तब जाके वो असफल हुआ, और 711 में बुदेल को भी भेजा, वो भी हुआ, ठीक है। जब नहीं हुआ तो फिर इसके बाद उसे खुद जाना पड़ा। इन आक्रमणों के परिणाम क्या क्या निकले? चरक संहिता एवं पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद। जो समय की बुक होती थी चरक संहिता और पंचतंत्र, उनका अरबी में इसने अनुवाद करवाया। भारतीय खगोल शास्त्र का अध्ययन कर अल फाजरी ने किताबुल जिज लिखी। एक लेखक थे अल फाजरी करके थे, उन्होंने क्या है किताबुल जिज में क्या है, भारत की भौगोलिक वर्णन किया गया है, पूरे भारत का भौगोलिक वर्णन किया गया है। जहाँ तक विश्व की कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया, बहुत ही अच्छी बुक है। भौगोलिक वर्णन किया गया है, कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। अल फाजरी याद रखेंगे, मैंने लाइन बना दी है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने दिखाया गया आपको। अल फाजरी ने किताबुल जिज लिखी। अरबों के आक्रमण के बाद 250 वर्षों बाद या 250 वर्षों तक मध्य एशिया में प्रांतीय विघटन होने पर तुर्कों के आक्रमण प्रारंभ हुए। अरबों ने जब आक्रमण किया तब उसके बाद 250 वर्षों तक फिर तुर्कों के आक्रमण शुरू हुए। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर कासिम ने लगाया। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला भी प्रथम व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम। अगर किसी व्यक्ति को सेना में भर्ती नहीं होता था तो उस पर जजिया कर लगाया जाता था, और सेना में भर्ती अगर वो होता था तो उस पर जजिया कर नहीं लगता था। तुर्क मुसलमान कौन होते हैं? तुर्कों का आक्रमण हुआ ना इसके बाद, तो तुर्क मुसलमान कौन होते हैं? देखो, चीन के जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर सबसे लड़ाकू जो जाति थी, ठीक है, जो वहाँ पर निवास करती थी उत्तर पश्चिमी सीमा पर सबसे लड़ाकू जाति, उमैया शाही वंशी मुसलमान उनके संपर्क में आए, उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया, ठीक है। वो तुर्क कहलाए, मूल रूप से ये मुस्लिम तो नहीं थे, ठीक है। उमैया शाही वंश के थे, वो तुर्क कहलाए, ठीक है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू, इसको तो लाइन लगा के आप लिख सकते हैं कि तुर्क मुसलमान कौन थे। इनको देखो लिख सकते हैं कि क्या लिखा है, चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली लड़ाकू जाति कहलाती है। ये उमैया शाही वंशी मुसलमानों के संपर्क में आकर इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया, ये मूल रूप से मुस्लिम नहीं थे। आगे हेडिंग डालेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। अब तुर्कों के आक्रमण शुरू हुए। सुबुक्तगीन हेडिंग डालेंगे, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन क्या है? गजनी साम्राज्य और यामनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन का दास था। 986 ईस्वी में प्रथम तुर्क आक्रमण, जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। 998 में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गजनबी भारत की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनबी, इसका कार्यकाल 998 से 1030, 32 साल तक इसने शासन किया। सुबुक्तगीन का पुत्र था, ठीक है। महमूद गजनबी सुबुक्तगीन का पुत्र था। ये जो महमूद गजनबी था भारत में प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसको क्या है ना, ये हिंदुस्तान में सिर्फ धन लूटने ही आया था, ठीक है। इसको हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ने के लिए ज़्यादा माना जाता था, ठीक है। इसका उद्देश्य केवल एक ही था कि मुझे भारत जाना है, धन लूटना है, और पूरे मध्य एशिया में, मिडाइवल इंडिया, पूरे मध्य एशिया में मुझे अपने साम्राज्य का स्थापना करनी है। इस तरीके से इनके पूरे कारनामे चलते थे। तो जो मैंने आपको थ्योरी बताई उसी को आप लिखेंगे, ठीक है। महमूद गजनबी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, ठीक है। उपाधि बुद्ध शिकन और मूर्ति भंजक इसे कहा जाता था। बुद्ध शिकन और मूर्ति भंजक मतलब हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ने के कारण, बहुत मूर्तियां तोड़ता था ये। यामनी वंश
का था गजनी का राजा, यामनी वंश का था ये, ठीक है। आक्रमण का इसका उद्देश्य था केवल धन लूटना और मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। इसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए और एक भी बार बहुत ये ज़्यादातर हारा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एक काम क्या था, भारत जाना है, पहुंचना है, वहाँ पर धन लूटना है, धन लूट के अपना वापस आ जाना है, अपने साम्राज्य की स्थापना करना है। इसलिए हारा बहुत कम, हारा ही नहीं, कम क्या हारा ही नहीं। अब इसके प्रमुख आक्रमण हेडिंग डालेंगे, महमूद गजनबी के भारत पर प्रमुख आक्रमण। गजनबी का प्रथम आक्रमण सिंध के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया गया, ठीक है। पहला आक्रमण सिंध के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया गया, जो पाकिस्तान और भारत का जो एरिया था, जहाँ से जितना कहा जाता था अपना, पहले तो सिंध मान लो गुजरात को ही बोला जाता था, जो सिंध बोला जाता था, पहले महाराष्ट्र और गुजरात का जो एरिया था उसको सिंध के नाम से जाना जाता था। बेहिंद का प्रथम युद्ध 1001 ईस्वी में पेशावर के विरुद्ध हिंदूशाही शासक जयपाल को हराया। फिर जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को राज्य सौंपकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि जयपाल इससे जो है अपनी हार से उभर नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर ली और अपना राज्य आनंदपाल को सौंप के चला गया। गजनबी ने धन लूटा बेहिंद का वापस। फिर प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण क्या हुआ, 1006 में मुल्तान विजय, भैरा के निकट हिंदूशाही शासक आनंदपाल को हराया। फिर 1006 में फिर वापस आया, उसने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को हराया, हराने के बाद धन लूटा, फिर वापस, फिर बेहिंद का युद्ध हुआ। फिर बेहिंद के निकट में 1009 में 3 साल बाद वापस आया और 1009 में जो आनंदपाल था उसको निर्णायक रूप से पराजित किया और वहाँ पर उसने अब कब्जा भी किया अपना। अगला 1018 में कन्नौज के गवर्नर गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज के राजा गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल को हराया, ठीक है। बुलंदशहर के राजा हरदत्त को हराया और मथुरा के राजा कुलचंद को हराया। 1018 में 3 राजाओं को हराया इसने कन्नौज के आसपास राजा गुर्जर प्रतिहार, बरन बुलंदशहर के आसपास राजा हरदत्त को और मथुरा के राजा कुलचंद को हराया। 1019 ईस्वी एडी हिंदूशाही राजा त्रिलोचन पाल थे, इसको हराया। ये केवल धन लूट के अपना काम करके निकल जाता था, ठीक। इसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान था गुजरात अभियान, ठीक है। गुजरात अभियान सबसे महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसने बहुत ज़्यादा धन संपदा लूटी और धन संपदा लूटने के बाद ये रेगिस्तान के रास्ते गजनी लौट गया। गजनी कहाँ, ये ट्रांस ऑक्सियाना पड़ता है, पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान के पास में, और जो बीच का जो पूरा एरिया होता था अटक वाला, वहाँ पर ट्रांस ऑक्सियाना सिटी जहाँ खैबर दर्रा के पास से ही निकल के ये एक आगे राज्य पड़ता था गजनी। मतलब पहले तो यही चलता था ना, उस गजनी ही चलता था, तो वो अपने सीधे गौर लौट गया, गौर गजनी, वहाँ लौट के वापस चला गया, ठीक है। जब इसका अंतिम आक्रमण हुआ तब ये सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। तो आगे हम इसी को लिखेंगे, गुजरात अभियान, महमूद गजनबी का गुजरात अभियान 1025 से 26 एडी के बीच में काठियावाड़ प्रांत के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था, समझ गए। यहाँ जो है वहाँ का शासक था चालुक्य भीम प्रथम के विरुद्ध उसने काठियावाड़ प्रांत के सोमनाथ मंदिर को लूटा, शिव मंदिर को। यह गजनबी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है, क्योंकि गजनबी यहाँ से अकूत धन संपदा लूटकर रेगिस्तान के रास्ते गजनी लौट गया। आगे गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 एडी में किया उसने, पश्चिमोत्तर सिंध जाटों के विरुद्ध हुआ। लेनपुर लिखता है कि महमूद एक सेनानी, साहसी, अविजय शासक था जिसमें अपार मानसिक व शारीरिक शक्ति थी। कहने का मतलब ये है, लेनपुर ये कहता था कि महमूद बहुत ही
दृढ़ निश्चय वाला आदमी था, उसको कोई हरा नहीं सकता था। बहुत ही साहस था उसमें, मानसिकता बहुत अच्छी थी और शारीरिक पावर बहुत अच्छी थी। हट्टा कट्टा था मतलब। इनके दरबारी कवि फिरदौसी, फारसी कवि जिसे पूर्व का होमर कहा जाता है, दरबारी कवि फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा लिखी है। देखो ये ध्यान रखेंगे, इसमें गलत हो गया है, ठीक है। उतबी की जो किताब थी वो किताबुल यामनी थी, किताबुल हिंद थी अलबरूनी की। तो यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसको जो है ध्यान से लिख लेंगे। यहाँ पर ये काट दो। किताबुल यामनी जो है उतबी की थी और किताबुल हिंद अलबरूनी की थी। ध्यान करेंगे और ध्यान से लिख लेंगे इसको कि किताबुल उतबी की किताब थी किताबुल यामनी, अलबरूनी की किताब थी किताबुल हिंद और बैहाकी की किताब थी तारीख़ सुबुक्त गीन। आप लिखेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। जो ये अलबरूनी था वो महमूद गजनवी के साथ ही उसी के साथ ही भारत आया था, ठीक है। गजनी के द्वारा जारी सिक्के चलाए गए, ठीक है। एक और अरबी तथा दूसरी ओर संस्कृत भाषा लिखी हुई थी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको ये मिडाइवल इंडिया का पहला चैप्टर कैसा लगा, ठीक है। आप ऐसे ही लिखते जाइए जैसा इसमें लिखा हुआ है। एक ऐसा नोट्स बनेगा, एक ऐसा कंटेंट बनेगा कि आपको कभी दोबारा लाइफ में हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आशा करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।